जब तेनालीराम ने एक ही तीर से दो निशाने साधे। विजयनगर के दरबार में उस दिन का माहौल कुछ अलग था। राजा कृष्णदेव राय अपने सिंहासन पर गंभीर चेहरे के साथ बैठे थे। सेनापति, कोषाध्यक्ष और दरबारी सभी चिंतित नजर आ रहे थे। सेनापति बोला, महाराज, उत्तरी सीमा पर हमारे पड़ोसी राज्य के सैनिक छोटे छोटे गांवों में घुसपैठ कर रहे हैं। उधर कोषाध्यक्ष ने भी शिकायत की, महाराज, कोषागार में अनाज का भंडार तेजी से घट रहा है। शहर के व्यापारी ऊंचे दाम वसूल रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। दोनों बातें राजा के लिए सिरदर्द थी। सीमा पर दुश्मन, महल में महंगाई और अनाज की कमी। राजा ने कहा, हम दोनों समस्याओं का समाधान अलग अलग करेंगे। तभी तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर अनुमति दे तो मैं एक ही तीर से दोनों निशाने साध दूं। राजा को थोड़ी हैरानी हुई। एक ही तीर से? ये कैसे संभव है? तेनालीराम ने बस इतना कहा, कल सुबह मुझे 20 घुड़सवार, कुछ अनाज की बोरियां और महल का एक झंडा दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। राजा ने हामी भर दी, लेकिन बाकी दरबारी फुसफुसाने लगे, ये तेनाली फिर कोई अजीब खेल खेलने वाला है। अगली सुबह तेनालीराम शहर के सबसे बड़े अनाज बाजार पहुंचे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, सुनो सुनो, महाराज ने आदेश दिया है कि जो भी व्यापारी गरीबों को ऊंचे दाम पर अनाज बेचेगा, उसका सारा अनाज जब्त कर लिया जाएगा। व्यापारी घबरा गए। तेनालीराम ने और जोर से कहा, और जो व्यापारी गरीबों को आधे दाम पर अनाज देगा, उसका नाम दरबार में सम्मान से लिया जाएगा। परिणाम यह हुआ कि लालच और डर दोनों ने मिलकर बाजार के दाम तुरंत गिरा दिए। गरीब लोग खुश हो गए और महल के लिए भी अनाज सस्ते में खरीद लिया गया। अब तेनालीराम अनाज की बोरियां और घुड़सवार लेकर उत्तरी सीमा की ओर निकल पड़े। सीमा पर पहुंचते ही उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, ये अनाज महाराज की तरफ से तुम्हारे लिए है, इसे लो, लेकिन बदले में एक काम करो। जब दुश्मन सैनिक आए तो उन्हें यहीं का बना खाना खिलाना, लेकिन उसमें एक खास मसाला डालना। गांव वालों ने पूछा, कैसा मसाला? तेनाली ने फुसफुसाकर समझाया, ऐसा मसाला जिससे नींद गहरी आ जाए। 2 दिन बाद पड़ोसी राज्य के सैनिक गांव में घुस आए। गांव वालों ने मुस्कुराकर कहा, आप थके होंगे, पहले खाना खाइए। भूखे सैनिकों ने जमकर पुलाव, रोटियां और खीर खाई, जिसमें वही खास नींद वाला मसाला था। कुछ ही देर में सबके सब गहरी नींद में सो गए। तेनालीराम ने तुरंत गांव के युवकों और घुड़सवारों को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर सोए हुए सैनिकों को हथियार समेत बांध दिया और उन्हें महल ले आए। राजा को खबर मिली तो वे हैरान रह गए। तेनाली, तुमने तो बिना युद्ध किए दुश्मन पकड़ लिए। तेनाली हंसते हुए बोला, महाराज, जब दुश्मन के पेट में खाना जाता है तो तलवार की ताकत आधी रह जाती है। अब स्थिति ये थी, व्यापारी अब ऊंचे दाम पर अनाज बेचने से डर रहे थे। सीमा से दुश्मन का खतरा टल गया था। राजा ने खुश होकर कहा, तेनाली, तुमने सच में एक ही तीर से 2 निशाने साध दिए। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। मोरल, सीख, बुद्धि और योजना से वो काम हो सकता है जो ताकत और धन से भी मुश्किल हो। जब तेनालीराम ने भूखे चोरों को दावत दी, विजयनगर में कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। एक रात किसी ने अनाज के गोदाम से कुछ बोरे चुरा लिए। दूसरी रात किसी ने महल के रसोई घर से चावल और घी गायब कर दिया। तीसरी रात पास के सेठ के घर से सिर्फ आटा और दाल गायब हुई। अजीब बात यह थी कि चोर पैसे या सोना नहीं चुरा रहे थे, बल्कि सिर्फ खाने का सामान ले जा रहे थे। राजा कृष्णदेव राय परेशान हो गए। ये कैसा चोर है जो सिर्फ खाना चुरा रहा है? सेनापति, चोर को तुरंत पकड़ो। सेनापति बोला, महाराज, हमने महल के चारों ओर पहरा बढ़ा दिया है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। तभी तेनालीराम हंसते हुए बोले, महाराज, मेरा मानना है कि ये चोर भूखे हैं,
इसलिए खाना चुरा रहे हैं। अगर मुझे इजाजत दे तो मैं इन्हें पकड़ भी लूंगा और भूख भी मिटा दूंगा। तेनालीराम ने महल के नौकरों को बुलाकर कहा, आज रात महल के बगीचे में एक बड़ी दावत का इंतजाम करो। तरह तरह के पकवान बनाओ, लेकिन ये खबर पूरे शहर में ऐसे फैलाओ कि कोई चोर भी सुन ले। नौकरों ने तेनाली के आदेश मानकर काम शुरू किया। हलवाई बड़े बड़े देगों में खीर, पुलाव, पूरियां और तरह तरह की मिठाइयां बना रहे थे। चारों ओर खुशबू फैल रही थी। तेनालीराम ने गुपचुप तरीके से पेड़ों के पीछे सैनिकों को छिपा दिया। शहर के कोने में एक झोपड़ी में 5 चोर बैठे बातें कर रहे थे। पहला चोर बोला, भाई, पिछले 3 दिन से जो मिला खा रहे हैं, लेकिन अब पेट भरने का मन है। दूसरा बोला, सुना है आज महल में दावत है, अगर वहां से कुछ झटक लिया तो मजा आ जाएगा। सब हंस पड़े और तय कर लिया कि रात में महल के बगीचे में घुसेंगे। रात होते ही बगीचे में रंग बिरंगी रोशनी जगमगाने लगी। बड़े बड़े थालों में गर्मागर्म खाना सजा था। दूर से ही उसकी खुशबू चोरों के पेट में भूख जगा रही थी। चुपके से वे पेड़ों की आड़ लेकर अंदर घुसे। एक चोर फुसफुसाया, जल्दी जल्दी खा लेते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कौर मुंह में डाला, तेनालीराम सामने आ गए। तेनाली हंसते हुए, अरे अरे, पहले दावत का न्योता तो ले लो, फिर खाओ। चोर घबराकर, हम तो बस रास्ते से गुजर रहे थे, खाना देख लिया। तेनाली, रास्ता महल के बगीचे से होकर जाता है क्या? दरबारी हंस पड़ते हैं। तेनालीराम ने कहा, डरने की जरूरत नहीं, पहले पेट भरो, फिर बात करेंगे। चोरों ने भरपेट खाना खाया। खीर, पूरियां, मिठाइयां, जो सामने आया सब चट कर गए। पेट भरते ही उनके चेहरे पर तसल्ली और शर्म दोनों झलकने लगी। तेनालीराम ने पूछा, अब सच सच बताओ, क्यों चोरी करते हो? पहला चोर बोला, हम मेहनत करना चाहते थे, लेकिन पिछले दिनों अकाल से काम नहीं मिला। भूख लगी तो चोरी करनी पड़ी। तेनालीराम ने कहा, चोरी गलत है, लेकिन भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। मैं आपको सजा नहीं दूंगा, बल्कि काम दूंगा। उन्होंने 5 को महल में काम पर रख लिया। एक को रसोई में मदद करने का काम मिला, एक को बगीचे की देखभाल, बाकी को सफाई और पहरेदारी में लगा दिया। राजा ने तेनालीराम की दयालुता की तारीफ की। कुछ महीनों बाद वही चोर मेहनत से कमाई करने लगे। वे अक्सर कहते, तेनालीराम ने हमें सजा देने के बजाय मौका दिया, और यही हमारी असली सजा और इनाम दोनों था। दरबार में सब हंसते हुए तेनालीराम की तारीफ करते। तेनाली, तुम सच में भूख और अपराध का असली इलाज जानते हो। मोरल, सीख, भूख से जन्मे अपराध को केवल सजा से नहीं, बल्कि रोटी और सम्मान देकर मिटाया जा सकता है। राजा के दरबार में आया नकली ज्योतिषी तेनालीराम का चालाक जाल। विजयनगर साम्राज्य की एक सुनहरी सुबह थी। महल के दरबार में राजा कृष्णदेव राय बैठे प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। तभी पहरेदार ने घोषणा की, महाराज, एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। वो कहता है कि वो भविष्य देखकर बता सकता है कि आपके राज्य में कब खुशहाली आएगी और कब खतरा। राजा ने उसे अंदर बुलाने का आदेश दिया। दरबार में एक लंबा चौड़ा आदमी, हाथ में चमकदार डंडा और सिर पर बड़ा पगड़ी बांधे, बड़े घमंड से चला आया। उसने झुककर कहा, महाराज, मैं हूं महाज्ञानी पंडित भास्करानंद। मैं आपकी जन्मपत्री देखकर आपका पूरा भविष्य बता सकता हूं। राजा मुस्कुराए, तो ठीक है पंडित जी, बताइए हमारा भविष्य। पंडित ने आंखें बंद की, मंत्र बुदबुदाए और बोला, महाराज, 7 दिन बाद आपके जीवन में बड़ा संकट आने वाला है। उससे बचने के लिए आपको मेरी पूजा और यज्ञ करवाना होगा, जिसकी लागत होगी सिर्फ 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं। दरबारियों के चेहरों पर चिंता आ गई, लेकिन तेनालीराम चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। राजा ने पूछा, तेनाली, तुम्हें क्या लगता है,
तेनालीराम बोले, महाराज, ये संकट असली है या नकली, ये पता लगाने के लिए हमें पंडित जी की परीक्षा लेनी होगी। तेनालीराम ने पंडित से कहा, पंडित जी, हमारी रानी का एक अनमोल मोती कहीं खो गया है। आप तो सर्वज्ञानी हैं, बताइए वो कहाँ है। पंडित ने आंखें बंद की, इधर उधर देखा और बोला, वो मोती आपके महल के उत्तर दिशा में गुलाब के पौधे के नीचे है। राजा ने सैनिक भेजे, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। तेनालीराम मुस्कुराए, पंडित जी, लगता है आपकी ज्योतिष विद्या में थोड़ी धुंध है। तेनालीराम ने 3 मटके मंगवाए, 2 में पानी और 1 में सोने के सिक्के भरे और सभी को कपड़े से ढक दिया। उन्होंने कहा, पंडित जी, बताइए इनमें सोना किसमें है। पंडित ने लंबा मंत्र पढ़ा, डंडा घुमाया और पहले मटके पर हाथ रखा। यही है। जैसे ही खोला गया, उसमें केवल पानी था। दरबारियों के बीच हल्की हंसी गूंजने लगी। तेनालीराम ने कहा, पंडित जी, अब आखिरी परीक्षा। आप कहते हैं कि 7 दिन बाद महाराज पर संकट आएगा, तो बताइए, आपके अपने जीवन में अगला संकट कब आएगा। पंडित थोड़ा हकबका गया, फिर बोला, मेरा संकट, वो तो मुझे कभी नहीं आ सकता। तेनालीराम मुस्कुराए, तो फिर अगर हम आपको 7 दिन के लिए महल के कारागार में बंद कर दें, तो ये आपके लिए संकट नहीं होगा। पंडित घबरा गया, नहीं नहीं महाराज, मैं सब मानता हूं, मैं असली ज्योतिषी नहीं हूं, मैं बस अमीर लोगों को डराकर पैसा ऐंठता हूं। राजा ने उसे आदेश दिया, तुम्हें सजा के तौर पर नगर के चौक में खड़ा किया जाएगा, ताकि लोग समझे कि झूठा ज्योतिष क्या होता है। दरबार हंसी से गूंज उठा। राजा ने तेनालीराम की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए उन्हें सोने की थाली में मिठाइयां भेंट की। तेनालीराम ने हंसते हुए कहा, महाराज, असली ज्योतिषी वही है जो मेहनत और ज्ञान से रास्ता दिखाए, डर से नहीं। मोरल, सीख, डर दिखाकर फायदा उठाने वाले हमेशा अपनी चाल में फंसते हैं, और सच्ची बुद्धि डर दूर करने में होती है। जब तेनालीराम ने आसमान से बारिश बुला दी, विजयनगर राज्य में उस साल बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं और तालाब खाली हो गए, लोग पानी के लिए मीलों दूर जाने लगे। गांव वालों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। राजा कृष्णदेव राय दरबार में चिंतित होकर बोले, प्रजा परेशान है और मेरे पास कोई उपाय नहीं। सेनापति ने कहा, महाराज, ये तो भगवान की इच्छा है, बारिश तो केवल आसमान से ही आएगी। तभी एक दरबारी मजाक में बोला, सुना है तेनालीराम तो ऐसे काम कर सकता है, क्यों न उससे बारिश बुलाने को कहें। सारे दरबारी हंस पड़े, लेकिन राजा ने गंभीरता से कहा, तेनालीराम, अगर तुम सच में बारिश बुला लाए तो तुम्हें सोने से मापकर इनाम दूंगा। तेनाली मुस्कुराया, महाराज, मैं बारिश तो ला दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरा साथ देना होगा। राजा, तुम्हारा साथ? यानी? तेनाली, यानी आपको मेरी अजीब सी बातें माननी होंगी, चाहे वे कितनी भी मूर्खतापूर्ण क्यों न लगे। राजा ने हामी भर दी। अगले दिन तेनालीराम ने महल के सामने एक बड़ा मंच बनवाया। उस पर एक विशाल पानी का मटका रखा गया, जिसमें आधा पानी और आधा गुड़ घुला था। गांव वाले देखने आए तो तेनाली ने कहा, ये आसमान का मटका है, इसमें मीठा पानी चढ़ाने से बादल खुश होंगे। लोगों ने सोचा तेनाली पागल हो गया है, लेकिन फिर भी मटके में पानी डालने लगे। तेनालीराम ने तालाब से कई मेंढक पकड़कर सजाए, उनके सिर पर फूल मालाएं डाली और उन्हें ड्रम बजाते बच्चों के साथ जुलूस में ले गया। गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। ये क्या कर रहे हो तेनाली? तेनाली बोला, बारिश आने से पहले मेंढक गाना गाते हैं, इसलिए हम उन्हें शादी की दावत दे रहे हैं, ताकि वे और खुश होकर टर-टर करें। तेनाली ने राजा से कहा, महाराज, अब आपको भीगने का नाटक करना होगा। राजा को मजबूरी में तेनाली के कहने पर घड़े से पानी डालकर नाचना पड़ा। दरबारी हंसी रोक न सके, लेकिन राजा बोले, अगर इससे बारिश आती है तो मैं दिन भर नाच लूंगा।
असल में तेनाली ने पास के गांव से सूचना मंगवाई थी कि कुछ दिन बाद समुद्री हवाएं चलेंगी और बादल आने वाले हैं। उसने पहले से किसानों से कह दिया था कि वे खेतों की मेड़ तोड़कर तालाबों का पानी खेतों में छोड़ दें, ताकि मिट्टी गीली हो जाए और गर्मी कम हो। गीली मिट्टी और नमी से आसमान में भाप उठने लगी, और जैसे ही समुद्री बादल आए, बारिश की संभावना बढ़ गई। तीसरे दिन अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेनाली ने मटके के पास खड़े होकर चिल्लाया, देखो, आसमान हमारा मटका खाली करने आया है। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे पानी में नाचने लगे। राजा ने भीगते हुए कहा, तेनाली, तुमने तो सच में बारिश बुला दी। राजा ने वादा निभाया और तेनालीराम को सोने से मापकर इनाम दिया। तेनाली ने वो सोना गांव के तालाब और कुओं की मरम्मत में खर्च कर दिया। मोरल, सीख, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सही योजना और सकारात्मक सोच से उसका हल निकाला जा सकता है। और कभी कभी हंसी और उत्साह भी उतना ही जरूरी है जितना मेहनत। जब बीरबल ने अकबर को खुद से छुपने की चुनौती दी, अकबर के दरबार में उस दिन हलचल कुछ ज्यादा ही थी। सभी मंत्री, दरबारी और मेहमान गहमागमी में थे, क्योंकि सम्राट अकबर का मूड बड़ा खिलखिलाता हुआ था। वजह थी बीरबल की कोई नई चाल। सुबह का समय था। महल के बगीचे में अकबर और बीरबल टहल रहे थे। अचानक अकबर बोले, बीरबल, तुम हमेशा मेरी परीक्षा लेते रहते हो। कभी पहेली, कभी सवाल, कभी चालाकी। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आपकी परीक्षा? हम तो हाजिर हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक छोटी सी चुनौती देता हूं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। ओह, वो क्या? बीरबल ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर, कल सुबह से लेकर शाम तक आप मेरे सामने आए बिना मुझसे छुपकर महल में रहें। अगर मैं आपको पूरे दिन में नहीं ढूंढ पाया तो आप जीत जाएंगे और मैं हार मानकर आपको अपनी पगड़ी भेंट कर दूंगा। अकबर ने ठहाका लगाया, अरे, ये तो आसान है। मैं तो तुम्हारे सामने दिन रात रहता हूं। छुपना क्या मुश्किल होगा? बीरबल ने कहा, मुश्किल है हुजूर, क्योंकि आपकी शान, आपकी पोशाक और आपकी आदतें आपको हर जगह पहचानवा देती है। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहला दिन अकबर की पहली कोशिश। अगली सुबह अकबर ने अपने खास नौकर से कहा कि वो उन्हें भेष बदलने में मदद करे। नौकर ने उन्हें एक गरीब गाड़ीवान का रूप दे दिया। मैले कपड़े, गले में पुरानी चादर और हाथ में बैलों की रस्सी। अकबर महल के एक कोने में बैठे थे, जहां रसोई के पास सब्जी लाने वाले आते थे। दोपहर तक बीरबल ने सारे महल में खोजबीन की। उन्होंने बाग में माली को देखा, बावर्ची खाने में रसोइयों को और हथियार घर में सिपाहियों को। लेकिन फिर उनकी नजर रसोई के पास बैठे गाड़ीवान पर पड़ी। बीरबल पास गए और बोले, गाड़ीवान जी, क्या हाल है? गाड़ीवान ने मुंह फेर लिया, सब ठीक है साहब। बीरबल हंस पड़े, हुजूर, आपकी आवाज तो वही है, पर गाड़ीवान का अभिनय कमजोर है। अकबर हंसते हुए उठ खड़े हुए, अरे, तुमने पहले ही दिन पकड़ लिया। अकबर ने सोचा, आज ऐसा भेष बनाऊंगा कि बीरबल पहचान ही न पाए। उन्होंने महल के राजकाज का काम रानी के पास छोड़ दिया और खुद एक साधु का रूप धारण कर लिया। माथे पर चंदन, गले में माला, हाथ में कमंडल और लंबा भगवा चोगा। साधु बनकर अकबर महल के बाहर के मंदिर में बैठ गए, जहां रोज सैकड़ों लोग दर्शन को आते थे। बीरबल पूरे दिन महल में उन्हें ढूंढते रहे, पर शाम तक कोई सुराग नहीं मिला। जब सूरज डूबा, बीरबल मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा कि साधु महाराज मंत्र जप रहे हैं। बीरबल पास गए और धीरे से बोले, हुजूर, कमंडल से ज्यादा आपकी राजसी अंगूठी ने पहचानवा दिया। अकबर ने माथा पीट लिया, अरे, ये तो भूल ही गया। अकबर इस बार सचमुच जीतना चाहते थे। उन्होंने महल के बढ़ी को बुलाया और कहा, मेरे लिए एक बड़ा लकड़ी का ड्रम बनाओ।
जिसमें मैं बैठ सकूं। ड्रम तैयार हुआ और उसे महल के गोदाम में रख दिया गया। अकबर उसमें बैठकर ऊपर से ढक्कन बंद कर लिया। बाहर से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि अंदर कोई है। बीरबल ने पूरे दिन तलाशी ली। रसोई, बाग, हथियार घर, अस्तबल, यहां तक कि महल के बाहर बाजार में भी गए, लेकिन अकबर का कोई निशान नहीं मिला। शाम को थकेहारे बीरबल गोदाम में गए। उनकी नजर उस नए ड्रम पर पड़ी। उन्होंने हल्के से थपथपाया तो अंदर से धमधम की आवाज आई। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, अगर आप लकड़ी में सांस न लेते तो मैं शायद हार जाता। अकबर बाहर निकलते हुए बोले, बीरबल, तुमसे जीतना नामुमकिन है। अकबर ने कहा, अब मैं अंतिम बार कोशिश करूंगा और जीत कर रहूंगा। उन्होंने खुद को एक ऊंट वाले का भेज दिया और ऊंट लेकर दूर गांव में निकल गए। बीरबल को भनक लगी कि ऊंट वाला महल से बाहर जा रहा है। उन्होंने पीछा किया। गांव पहुंचकर बीरबल ने ऊंट वाले को रोककर कहा, भाई, ऊंट कितना दाम का है? ऊंट वाला बोला, हुजूर, ये तो बिकाऊ नहीं। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, आपकी आंखें वही है जो तख्त पर बैठती है। भेष कितना भी बदल लो, चमक नहीं छुपती। अकबर ने हार मान ली। दरबार में अगले दिन अकबर ने घोषणा की, मैंने सीखा कि चाहे कोई कितना भी छुप जाए, अपनी पहचान, अपनी आदत और अपने स्वभाव से नहीं बच सकता। और बीरबल, तुम सच में मुझे सबसे अच्छे से जानते हो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, आप मुझसे छुपेंगे कैसे? मेरा दिल तो हमेशा आपके पास ही रहता है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जब तेनालीराम ने बिना पैसों के व्यापार किया। विजयनगर साम्राज्य में एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में चर्चा छेड़ दी। व्यापार तो हर कोई कर सकता है अगर उसके पास पैसा हो। असली कौशल तो तब है जब कोई बिना पैसों के लाभ कमा ले। दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी राजा ने मुस्कुराकर कहा, तेनालीराम, क्या तुम बिना एक भी पैसा लगाए व्यापार कर सकते हो और उसमें मुनाफा कमा सकते हो? तेनालीराम ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, न सिर्फ कर सकता हूं, बल्कि आपके सामने साबित भी कर दूंगा। बस मुझे 3 दिन का समय दीजिए। तेनाली अपने गांव पहुंचा और अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। उनसे बोला, मुझे शहर के बाजार में एक दुकान चाहिए, लेकिन मेरे पास निवेश के लिए एक पैसा भी नहीं है। दोस्तों ने हैरानी से पूछा, दुकान तो छोड़ो, सामान कैसे खरीदोगे? तेनाली हंसते हुए बोला, सामान लोग खुद मेरे पास लाएंगे, बस देखना। उसने बाजार में जाकर एक खाली दुकान किराए पर ली, बिना अग्रिम पैसे, सिर्फ भरोसे पर कि मुनाफा होने के बाद किराया देगा। तेनाली ने दुकान के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगवाया, आज मिलेगा लाभ बिना पैसे और खरीदार को भी मुनाफा। लोग उत्सुक होकर आने लगे। तेनाली ने उन्हें समझाया, आप अपना सामान मुझे बेचने के लिए छोड़ दें, मैं उसे दोगुने दाम में बेचूंगा और मुनाफा हम आधा आधा बांटेंगे। कुछ लोग हंसकर चले गए, लेकिन कुछ छोटे किसान और कारीगर मान गए, क्योंकि उन्हें अपना सामान तुरंत नहीं बिकता था। तेनाली ने क्या किया? उसने किसानों का अनाज, बढ़ी के फर्नीचर और कुम्हार के बर्तन दुकान में सजा दिए। ग्राहकों को कहा, अगर आप अभी खरीद लें तो डिलीवरी के साथ एक छोटा सा उपहार मुफ्त मिलेगा। उसने उपहार के नाम पर बेकार पड़ी चीजें इकट्ठी की थी, जैसे पुराने बर्तन, टूटे खिलौने, लेकिन उसने उन्हें चतुराई से सीमित ऑफर बता दिया। लोग आकर्षित हुए और जल्दी जल्दी खरीदने लगे। दिन के अंत तक किसानों का अनाज बिक गया, उन्हें तुरंत आधा पैसा मिल गया। कारीगर का फर्नीचर भी बिक गया, उसे उसका हिस्सा मिला। बाकी आधा पैसा तेनाली के पास आ गया, जबकि उसने एक पैसा भी निवेश नहीं किया था। तीसरे दिन तेनाली ने राजा के दरबार में एक भारी थैला रखा, जिसमें चांदी के सिक्के थे। राजा ने पूछा, ये क्या है? तेनाली बोला, महाराज, ये मेरे बिना एक भी पैसा लगाए किए गए व्यापार का मुनाफा है। मैंने सिर्फ भरोसा, चतुराई और मार्केटिंग का इस्तेमाल किया। राजा हंसते हुए बोले,
तेनाली, तुमने साबित कर दिया कि असली पूंजी पैसा नहीं बल्कि दिमाग है। दरबार के एक दरबारी ने चुटकी ली। तो महाराज, अब हमें भी दुकान खोल लेनी चाहिए। तेनाली ने तुरंत कहा, बिल्कुल, लेकिन पहले भरोसा जुटाइए, क्योंकि ये मुद्रा हर किसी के पास नहीं होती। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मोरल, सीख, व्यापार में सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं बल्कि ईमानदारी, चतुराई और भरोसा है। सही सोच और सही समय पर लिया गया निर्णय खाली जेब को भी मुनाफे में बदल सकता है। जब तेनालीराम ने महल के बगीचे को स्वर्ग बना दिया। विजयनगर साम्राज्य के महल में एक विशाल बगीचा था। वहां तरह तरह के फूल, फलदार पेड़, फव्वारे और पक्षियों के घोंसले थे। लेकिन समय के साथ बगीचे की हालत बिगड़ने लगी। पेड़ों के पत्ते पीले हो रहे थे, फव्वारे सूख गए थे, फूल मुरझा गए थे। राजा कृष्णदेव राय जब बगीचे में टहलने आए तो उन्होंने नाराज होकर कहा, ये क्या हो गया मेरे बगीचे को? ये तो महल का गहना था और अब किसी वीरान जंगल जैसा लग रहा है। अगले दिन दरबार में राजा ने सबके सामने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा बगीचा अगले 1 महीने में इतना सुंदर बने कि लोग इसे स्वर्ग कहें। मुख्य माली घबराते हुए बोला, महाराज, 1 महीना बहुत कम समय है। इतने बड़े बगीचे को नया रूप देना आसान नहीं है। तभी तेनालीराम आगे आए। महाराज, अगर अनुमति दे तो मैं ये काम संभालता हूं। न सिर्फ बगीचे को स्वर्ग बनाऊंगा बल्कि उसे ऐसा बनाएंगे कि लोग उसकी देखभाल खुद करने लगेंगे। अगले ही दिन तेनाली ने महल के सामने एक अजीब सा बोर्ड लगवाया, स्वर्ग निर्माण कार्य प्रगति पर है, प्रवेश वर्जित। लोग उत्सुक हो गए, ये स्वर्ग क्या बन रहा है? तेनाली ने बगीचे में काम शुरू किया, लेकिन वो सिर्फ माली नहीं लाए बल्कि गायक, चित्रकार, नर्तक और बच्चों को भी वहां बुलाने लगे। पहले हफ्ते में चित्रकार पेड़ों के तनों पर सुंदर आकृतियां बना रहे थे। गायक शाम को बगीचे में मधुर राग छेड़ते थे। बच्चों के लिए झूले और छोटे तालाब बनाए गए। पुराने फव्वारों की मरम्मत हो रही थी। तेनाली ने कहा, अगर बगीचे में लोग खुश रहेंगे तो पौधे भी खुश होकर खिलेंगे। तेनाली ने महल के पास रहने वाले आम लोगों को बुलाकर कहा, यह बगीचा सिर्फ राजा का नहीं, आपका भी है। जो भी यहां पेड़ लगाएगा उस पेड़ पर उसका नाम लिख दिया जाएगा। ये सुनते ही लोग उत्साह से पौधे लाने लगे। कुछ ने आम के पेड़ लगाए, कुछ ने गुलाब की बेल और कुछ ने नीम तुलसी। तेनाली ने फूल महोत्सव की घोषणा की, जिसमें हर कोई अपने लगाए हुए पौधे को सजाकर दिखा सकता था। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब शामिल हुए। हंसी मजाक और रंग बिरंगे फूलों से बगीचा धीरे धीरे बदलने लगा। तेनाली जानते थे कि बगीचे की खूबसूरती बनाए रखना सबसे कठिन काम है, इसलिए उन्होंने बगीचे में छोटे छोटे पंछी घर और मधुमक्खी के छत्ते बनवाए। इससे फूलों का परागण तेजी से होने लगा और नए फूल आने लगे। इसके अलावा उन्होंने माली को आदेश दिया कि हर दिन बच्चों को पौधों की देखभाल सिखाई जाए। बच्चे मजे से पानी डालते, खरपतवार हटाते और बदले में तेनाली उन्हें कहानी सुनाते। 1 महीने बाद फव्वारे झरने की तरह बह रहे थे। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे। पक्षियों की चहचहाहट पूरे बगीचे में गूंज रही थी। लोग यहां समय बिताने आने लगे। राजा जब देखने आए तो उनकी आंखें चमक उठीं। तेनाली, ये तो सच में स्वर्ग बन गया। राजा ने पूछा, पर बताओ, तुमने सिर्फ 1 महीने में ये कैसे किया? तेनाली हंसकर बोले, महाराज, मैंने बगीचे को सिर्फ सजाया नहीं, लोगों के दिलों में इसे अपना बना दिया। अब इसकी देखभाल माली से ज्यादा लोग करेंगे। मोरल, सीख, किसी जगह को सुंदर बनाने से ज्यादा जरूरी है लोगों के मन में उसके प्रति प्रेम पैदा करना। सच्चा स्वर्ग वही है जहां हर कोई मिलकर देखभाल करे। जब तेनालीराम ने बिना तलवार के विजयनगर साम्राज्य में एक सुबह दरबार में अचानक हड़कंप मच गया। सैनिक भागते हुए आए और राजा कृष्णदेव राय के सामने झुककर बोले,
महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा ने हमारी सीमा पर सेना तैनात कर दी है। वो कहते हैं कि 3 दिन में युद्ध होगा। दरबारियों के चेहरे पीले पड़ गए। सेनापति बोला, महाराज, हमें तुरंत हथियार तैयार करने होंगे। किले को मजबूत करना होगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, युद्ध टालना अब संभव नहीं दिखता। तेनालीराम, जो चुपचाप एक कोने में बैठकर आम खा रहे थे, मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, क्या आप चाहेंगे कि ये युद्ध तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से जीता जाए? राजा हैरान हुए। तेनाली, क्या तुम बिना हथियार के दुश्मन को हरा सकते हो? तेनालीराम बोले, हां, लेकिन एक शर्त है। मुझे 3 दिन का समय, खुली छूट, और दरबार में कोई मेरी योजना में दखल नहीं देगा। राजा ने तुरंत हामी भर दी। तेनालीराम ने जासूसों को भेजकर दुश्मन सेना के बारे में जानकारी जुटाई। खबर आई कि उनकी सेना में बहुत से सैनिक हैं जो अंधविश्वासी हैं, और एक अफवाह फैल रही है कि विजयनगर में देवताओं की सेना है। तेनालीराम ने कहा, अच्छा, तो फिर हम उनकी इस कमजोरी पर वार करेंगे। महल में अजीब काम शुरू हो गए। दर्जी सोने चांदी के चमकदार कपड़े सिलने लगे। लोहार हथियारों के बजाय चमकीले पीतल के ढाल और बड़ी मशालें बनाने लगे। कलाकारों को बुलाकर हाथियों और घोड़ों को अजीब रंगों से सजाया जाने लगा। दरबारी हंसने लगे। ये युद्ध है या शादी का जुलूस? तेनालीराम बस मुस्कुराए। कल समझ आ जाएगा। रात होने के बाद तेनालीराम ने अपनी सेना को आदेश दिया, हम आधी रात को दुश्मन की सीमा की ओर बढ़ेंगे, लेकिन कोई तलवार नहीं निकालेगा। बस मशाले जलाओ और मेरे इशारे का इंतजार करो। घोड़े हाथियों पर बैठे सैनिक सोने चांदी के कपड़ों में चमक रहे थे। हाथियों के माथे पर बड़े बड़े दर्पण लगाए गए ताकि मशाल की रोशनी दूर तक फैले। दुश्मन शिविर में जैसे ही चमकते हाथी और घोड़े दिखे, अंधविश्वासी सैनिक चिल्लाने लगे, ये क्या है? ये तो देवताओं की सेना है। देखो, इनके हथियार चमक रहे हैं जैसे बिजली गिर रही हो। कुछ सैनिकों ने कहा, ये युद्ध नहीं, प्रलय है, भागो। अफरातफरी में पूरी दुश्मन सेना भागने लगी। असल में तेनालीराम ने अपने जासूसों से दुश्मन के शिविर में पहले ही ये अफवाह फैला दी थी कि विजयनगर के देवता युद्ध में उतरेंगे और उनकी सेना को बिना लड़े भगा देंगे। चमकते कपड़े, रोशनी और दर्पण देखकर उनकी कल्पना सच लगने लगी और डर ने उन्हें हरा दिया। सुबह होते होते युद्ध बिना एक बूंद खून बहाए जीत लिया गया। राजा ने तेनालीराम को दरबार में बुलाकर कहा, तेनाली, तुमने जो कर दिखाया वो हमारी तलवारें भी नहीं कर पाती। तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। तेनालीराम ने हंसकर कहा, महाराज, तलवार दुश्मन के शरीर को घायल करती है, लेकिन दिमाग दुश्मन के मन को, और अगर मन हार गया तो युद्ध अपने आप जीत लिया जाता है। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। मोरल, सीख, असली ताकत हथियारों में नहीं, दिमाग की चतुराई में होती है। जो डर के मन को जीत लेता है, वो बिना लड़े भी युद्ध जीत सकता है।